तो बहुत बहुत स्वागत है आपका। आज हम यूरो 2020 में एक और नए ग्रुप के साथ हैं और इस ग्रुप का नाम है ग्रुप ई। टीम्स आप मेरे ठीक पीछे देख सकते हैं, जिसमें सबसे पहले जिक्र स्पेन का है, फिर स्वीडन का है, फिर पोलैंड का है और उसके बाद स्लोवाकिया की टीम है। तो इनके बारे में एक एक कर बात करेंगे, लेकिन उससे पहले एक दो महत्वपूर्ण चीजें। सबसे पहले अगर हम अगली तस्वीर पर जाएं तो आप देखेंगे कि यूरो 2020 लिखा हुआ है। अब सवाल बहुतों के मन में यह कौन रहा है कि भाई जब साल 2021 है तो यूरो 2020 कैसे? तो ये जो 60 साल आप देखिए कि यूरोपियन फुटबॉल ने पूरे किए हैं अपने, उसको सेलिब्रेट करने के लिए सबसे पहले इस टाइम ड्यूरेशन को वही रखा गया है। मतलब निश्चित तौर पर जो हम यूरो देख रहे हैं वो 2021 में होने जा रहा है, लेकिन इसे पूरी तरीके से सेल आउट, आप इसके जहां भी होर्डिंग्स देखेंगे वो 2020 के नाम से ही है। अब एक और सवाल, ये सवाल इससे जुड़ा हुआ है कि भाई अगर किसी खिलाड़ी को या किसी टीम में कोविड के मामले सामने निकल कर आ जाते हैं मैनेजमेंट में, इसके अलावा जो ऑफिशियल्स हैं, या इसके अलावा भी अगर आप देखें कि भाई किसी टीम में किसी खिलाड़ी को अगर कोविड हो जाता है तो उसके बाद किस तरह की शर्तें हैं, क्योंकि ये यूरो पहली बार इन तरह की चीज़ों के साथ सामने आएगा। इससे पहले तो हमारे पास इस तरह की चुनौती थी नहीं। तो भैया 48 घंटे दिए जाएंगे नए खिलाड़ी को बुलाने के लिए, और इसके साथ साथ 13 खिलाड़ी अगर आपके पास हैं और उसमें एक गोलकीपर है तो आपकी टीम को डिस्क्वालीफाई नहीं किया जाएगा। अगर आप इस पूर्ति को 48 घंटे के अंदर पूरा नहीं कर पाते हो, अधूरी रह जाती है आपकी टीम, तो सामने वाली टीम को 3-0 से जीत दे दी जाएगी और उसके बाद यूएफए आपके ऊपर कार्रवाई भी कर सकता है। तो ये जवाब है उन सवालों का जो कोविड से रिलेटेड है, क्योंकि कोविड प्रोटोकॉल्स के बारे में जानना बहुत ज्यादा जरूरी है। अब आते हैं तो दोबारा ग्रुप पे, जो हमारी पहली तस्वीर थी उसका अगर मैं जिक्र करूं सबसे पहले, तो उसमें आप देखेंगे कि सबसे पहले हमने जिस टीम का नाम लिया था वो थी स्पेन की टीम। तो भैया स्पेन की टीम को अगर आप देखें तो चीजें शेकी रही शुरुआत में, थोड़ी सी उस तरह से नहीं चल पाई जिस तरह से हम कह रहे थे कि भाई स्पेन एक ऐसी टीम 2008 का खिताब जीती, 2010 का विश्व कप जीती, 2012 का खिताब जीती, और इन 6-8 सालों में इस टीम ने डोमिनेट किया है। लेकिन अब अगर हम परफॉर्मेंस के लिहाज से देखें तो 10 मैचेस खेले जी, 8 मुकाबले जीते, 2 ड्रॉ हुए, हारी कोई भी नहीं है ये टीम। और इस ग्रुप की जो दूसरी टीम है वो भी इसी के नीचे, उसके बारे में हालांकि आगे बात करेंगे। लेकिन अब अगर मैं इसके स्क्वाड में आऊं तो स्क्वाड में आप देखेंगे कि स्पेन, जैसा हमने बताया, तो स्क्वाड में अगर आप देखें तो निश्चित तौर पर डेविड डिया, जिनकी गोलकीपिंग के बारे में बातें तो होती रही, लेकिन जिस तरह से हमने देखा कि भाई चीजें अगेंस्ट जो मैनचेस्टर यूनाइटेड का मुकाबला उन्होंने खेला और वहां पर बार बार उनकी पेनल्टी स्किल्स को लेकर के बात होती है। हालांकि मुझे लगता है कि वो पहला ऑप्शन होंगे या नहीं, इस पर अभी भी डाउट्स हैं, मेरे लिहाज से डाउट्स हैं। बाकी अगर वो उन्हीं को गोलकीपिंग देते हैं तो कोई ज्यादा सरप्राइज नहीं होगा। इसके अलावा अगर आप देखें इसमें जो बड़े नाम है, लपोर्ट का नाम आप देख सकते हैं, गार्सिया का नाम आप देख सकते हैं, और एक बड़ा नाम जो आप देखेंगे वो एस्पिलिकुएटा का देखेंगे, जो कि चेल्सी को चैंपियंस लीग जिता कर आ रहे हैं, कप्तान थे उस टीम के। इसके अलावा अगर आप देखें तो सर्जियो बुस्केट्स है, रॉड्री है, फाबियान है, थियागो है, और अगर आप सबसे नीचे आए फॉरवर्ड्स की लिस्ट में तो एक नाम जो जिसपे सबकी नजर रहेगी वो जेरार्ड मोरिनो का रहेगा। इनके बारे में आप जानते हैं, जो यूरोपा जीता विलारियल ने, उसमें इनका कितना बड़ा कंट्रीब्यूशन था, इनकी गोल स्कोरिंग्स कितनी दमदार है ला लीगा में, वो हमने देखा। इसके अलावा एक नाम फेरन टोरेस का भी है, और ये नाम मुझे लगता है कि बहुत ज्यादा दिलचस्प होने वाले हैं अगर आप स्पेन की टीम को देखें, और स्पेन की टीम में ये जो चेहरे हैं वो बड़े दिलचस्प होंगे। इसके अलावा यूरो की जब इस बार स्पेन की टीम आई तो एक खबर एक खिलाड़ी से रिलेटेड थी, उनकी तस्वीर पर आते हैं। अब मैं नाम ले रहा हूं सर्जियो रेमोस का, जो कि इनके कैप्टन, बहुत लंबा सर्व किया है, 2008 की टीम का हिस्सा थे, 2010 की विश्व कप जीत का हिस्सा थे, 2012 की जीत का हिस्सा थे यूरो की, लेकिन अब ये हम देख रहे हैं कि इनको लिया नहीं गया। तो लुइस एनरिके ने जो टीम चुनी थी उसमें उन्होंने सर्जियो रेमोस को जगह नहीं दी है। फिटनेस भी एक कंसर्न है, फॉर्म भी एक कंसर्न है। रियल मैड्रिड के लिए हमने देखा कि उन्होंने बहुत ज्यादा मैचेस नहीं खेले हैं। तो स्पेन की टीम जिसको देखकर आप ये कह सकते हैं कि भैया अच्छे खिलाड़ी दिख रहे हैं, लेकिन क्या वो टीम ये नजर आ रही है जो कि खिताब तक पहुंच सकती है? थोड़ा सा मुश्किल लग रहा है। तो प्रेडिक्शंस आप लोग भी अपनी बताइएगा, मैं तब तक अगली टीम की तरफ जाता हूं। अब हमारा जो अगला रुख होगा वो होगा स्वीडन की तरफ। जी हाँ, और स्वीडन को अगर आप देखें तो 10 मैचेस में 6 जीत उनके नाम है, 3 ड्रॉ हैं और 1 हार है। इसका मतलब जो क्वालिफायर्स, ये मैं आपको क्वालिफायर्स के बारे में बता रहा हूं ताकि आपको पता रहे कि रीसेंट अगर आप देखें स्थिति तो क्या रही है, प्लस जब आपस में इन लोगों ने खेला है तो किस तरह से कॉम्पीट किया है, ताकि हम देख सकें कि भाई यूरो में ये किस तरह से खेलेंगे। तो ये जी स्वीडन की टीम है और 21 पॉइंट्स के साथ दूसरे नंबर पर रही। हालांकि नॉर्वे भी थी, रोमानिया भी थी,
फैरो आइलैंड भी थी, माल्टा भी थी। तो इन सारी टीमों के बीच स्पेन और स्वीडन ने यहां से क्वालिफाई किया। आगे बढ़ते हैं स्वीडन के खिलाड़ियों पर अगर हम आए तो आप देखेंगे कि इसमें भी सबसे ऊपर कार्ल योहान, और इसके अलावा अगर आप वैसे तो इस पूरे की पूरी लिस्ट में अगर आप सबसे बड़ा कोई चेहरा ढूंढना चाहें तो वो निश्चित तौर पर ज़्लाटन का होना था, लेकिन ज़्लाटन के बारे में बाद में बात करेंगे, आगे उनको लेकर के सीधे सीधे बात होगी। लेकिन अगर आप इस टीम में देखें तो चाहे आप क्राफ्ट का नाम देखें, इसमें जो एक नाम मैं तलाशने की कोशिश कर रहा हूं, फोर्सबर्ग का नाम है इसमें। इसके अलावा अगर आप देखें तो कुछ और रोबिन क्विजिन का नाम इसमें है। ये एक बहुत शानदार खिलाड़ी जिनको लेकर के बात काफी ज्यादा की जा रही है कि भाई इनके ऊपर बहुत कुछ डिपेंड करेगा। तो इनके नाम की मैं जरूर तलाश कर रहा था कि भाई इस खिलाड़ी का नाम होगा या नहीं। जब इस टीम का नाम भी आ रहा था तो मैं सोच रहा था कि क्विजिन को मौका मिलेगा या नहीं। तो आई थिंक मेरे हिसाब से ये दो नाम, सेवनबर्ग भी हैं इस टीम में। इसके अलावा अगर आप देखें दो नाम और अगर मैं जिनका नाम लेना चाहूं तो फोर्सबर्ग एक और बढ़िया खिलाड़ी इस टीम में। तो ये आई थिंक कुछ 3-4 नाम है। लेकिन अगर आप इससे इतर बात करने की कोशिश करें तो फिर आप देखेंगे कि किस तरह से चीजें जो है वो इस टीम के लिए थोड़ी सी कब बिगड़ी, जब थोड़ी सी क्या मैं कहूंगा कि बहुत ज्यादा असर अगर इस टीम पर पड़ा। तो अगली तस्वीर पर अगर हम आए तो वो उस खिलाड़ी की तस्वीर है जिसको आप और हम बहुत अच्छे तरीके से जानते हैं, और एसी मिलान के लिए बहुत दमदार प्रदर्शन किया है। यूवेंटस के खिलाफ जो 3-0 की जीत मिली थी उसी में जो है इस खिलाड़ी की इंजरी हुई, और इंजरी का मतलब ये था कि अब ये खिलाड़ी जो है वो यूरो में नहीं देखने वाला है। तो ये एक बड़ा झटका है इस टीम के लिए, और इस टीम के लिए जब हम झटके की बात करते हैं तो निश्चित तौर पर आप इस खिलाड़ी से आगे बहुत जल्दी सोच पाएं ये बहुत ज़्यादा मुश्किल है। तो इसीलिए ज़्लाटन का नाम लेना और ज़्लाटन के बारे में बात करना बहुत ज़्यादा दिलचस्प हो जाता है, खासतौर पर यह देखते हुए कि इस टीम के लिए ओवरऑल उन्होंने इंडिविजुअल प्लेयर के तौर पर कितना काम किया है। अब बढ़ते हैं जी आगे, और आगे बढ़ते हुए बात करते हैं पोलैंड की। 10 मैचेस, 8 जीत, 1 ड्रॉ, 1 हार, 25 पॉइंट्स। ऑस्ट्रिया थी, नॉर्दर्न मैसिडोनिया थी, स्लोवानिया थी, इजराइल थी, लातविया थी, टीम्स इस पूरे के पूरे ग्रुप में। लेकिन पोलैंड ने जो है वो 10 मैचेस में 8 जीत हासिल की है, यानी अच्छा गई है आगे तक। अगर इसके बाद टीम पे आए, अगर हम टीम पे बात करें कि भाई टीम में कौन कौन से खिलाड़ी हैं, तो अब उसकी बात कर लेते हैं। अगली तस्वीर पर अगर हम चले, इस पे अगर आप देखेंगे तो भाई एक नाम जो आपको सबसे ज्यादा उम्मीदों से भरा लगेगा वो ऑब्वियसली रॉबर्ट लेवेंडोव्स्की का है, जिनका परफॉर्मेंस इस बार बायर्न म्यूनिख के लिए कितना शानदार रहा था हम सबको पता है। टॉप स्कोरर रहे। अगर आप इन यूरोप की अलग अलग लीग्स को देखें तो उसमें इस खिलाड़ी का नाम बहुत आगे निकल कर आ रहा है। लेकिन अगर आप इसमें और खिलाड़ियों को तलाशने की कोशिश करें और फिर आप बोले कि भाई कौन कौन से और बेहतर खिलाड़ी हो सकते हैं, तो इसमें जो एक खिलाड़ी है वो ये मिलिक फॉरवर्ड, अगर इनके बारे में आप देखें, या इसके अलावा कामिल के बारे में आप ऊपर देखें मिडफील्डर्स में, तो ये कुछ ऐसे नाम हैं जो मुझे लगता है कि इन पर भी निगाहें होंगी। लेकिन रॉबर्ट लेवेंडोव्स्की का साथ कौन कितना ज्यादा देगा, उनके आजू बाजू कितने खिलाड़ी उस कैलिबर के हिसाब से खेल पाएंगे कि आप देखें कि भाई पोलैंड की टीम जो है वो बेहतर कर पाएगी। तो ये मुझे लगता है कि एक बहुत ज्यादा एक्स फैक्टर होने वाला है इस टीम के लिए। हालांकि इस टीम से आप बहुत ज्यादा उम्मीदें लगाएं खाली लेवेंडोव्स्की के नाम पे तो थोड़ा ज्यादा होगा वो उम्मीद रखना। तो यही मैं कह रहा हूं कि भाई इस टीम में ये जो खिलाड़ी हैं ये थोड़ी सी दिलचस्पी और ज्यादा पैदा करेंगे, लेकिन क्या ये टीम बहुत आगे तक पहुंच पाएगी, मुश्किल लगता है। और जब मैं मुश्किल लगने की बात कर रहा हूं तो उस पूरी की पूरी मुश्किल को सिर्फ एक खिलाड़ी रोक सकता है। अगली तस्वीर पर आते हुए अगर हम उस तस्वीर का जिक्र करें तो जैसा मैं बात कर ही रहा हूं भैया, जिस तरह से बायर्न म्यूनिख के लिए इस खिलाड़ी ने परफॉर्म किया है, 40+ गोल स्कोर किए। इसके अलावा हमने देखा जो पूरी की पूरी लीग थी उसमें भी उन्हें जो है सबसे बेस्ट खिलाड़ी चुना गया है, और कमाल का परफॉर्मेंस इस बार। तो मतलब आप ऐसा कह सकते हैं, आर्ग्यूबली कह सकते हैं कि जी बेस्ट स्ट्राइकर कौन था, यही खिलाड़ी था। तो इसलिए मुझे लगता है कि अगर कहीं कोई आउटसाइड चांस बनेगा तो इस खिलाड़ी के दम पर बनेगा, वरना थोड़ा सा मुश्किल लग रहा है कि ये टीम कैसे जो है वो आगे अगले राउंड्स तक पहुंचेगी। अगले राउंड्स में भी आप बोलिए कि यार बहुत ज्यादा भी अगर आप फैंसी करेंगे इनके चांसेस तो भी आप 16 तक ले जाएंगे, कि आप 8 तक ले जा पाएंगे, मुश्किल लगता है। अब आखिरी टीम के बारे में चर्चा कर लेते हैं। ये आखिरी टीम है स्लोवाकिया की, जिसने नंबर 3 पर खत्म किया। लेकिन फिर आपका सवाल वही होगा कि भाई क्रोएशिया और वेल्स तो क्वालिफाई कर गए इस ग्रुप से, तो स्लोवाकिया कैसे क्वालिफाई कर गई? 8 मैचेस में 4 जीते हैं, 1 ड्रॉ है, 3 हार है, तो स्लोवाकिया कैसे क्वालिफाई कर गई? तो इसके लिए आपको हम अगली तस्वीर की तरफ ले जाना चाहेंगे
जो कि नेशंस लीग खेली जाती है, और ये भी यूईफा यूरो क्वालिफायर्स होती है, जिसमें ये आप देख सकते हैं फुल टाइम में जो 110वें मिनट में यानी एक्स्ट्रा टाइम की तरफ जब चीजें चल निकली थी, तो वहां पर ये गोल आता है और नॉर्दर्न आयरलैंड को 2-1 से हराते हैं और क्वालिफाई करते हैं। तो आप कह सकते हैं जी भाई लास्ट में पहुंचते पहुंचते बिल्कुल आखिरी वक्त में इन्होंने ये क्वालिफायर हासिल किया है। टीम की बात करें अगर तो बहुत कुछ ज्यादा तो नहीं है इस टीम में बात करने के लिए, लेकिन एक नाम जिसकी काफी ज्यादा चर्चा हो रही थी और एक नाम जिसको लेकर के इस टीम में आप कह सकते हैं कि भाई उम्मीदें रहेंगी उस एक नाम से, वो मेरेक हेम्सिक का नाम है। और वो आप मिडफील्डर्स में उनका नाम देख सकते हैं। इस खिलाड़ी को कहा जाता है जी दिल और धड़कन है इस टीम की। इस खिलाड़ी ने 2010 में, मुझे याद है, अगर आपको 2010 का विश्व कप याद हो, इटली के अगेंस्ट जो परफॉर्मेंस की थी वो आज तक मुझे याद है। और इस खिलाड़ी के दम पर ही ये टीम आगे बढ़ेगी और लग यही रहा है। और तस्वीर भी अगर हम जिक्र करें तस्वीर का, जो हमारी अगली तस्वीर है उसमें भी मैंने इसी खिलाड़ी को चुना है इस टीम के लिए, क्योंकि इस खिलाड़ी पर बहुत कुछ डिपेंड करेगा। अगर कहीं ना कहीं स्लोवाकिया को जो आप ये कहते हैं ना कि भाई पंच अबव देयर वेट, बहुत ऊपर पंच करना पड़ेगा उन्हें अपने वेट से कि भाई वो आगे के राउंड्स में क्वालिफाई करते हुए जाएं। हालांकि बहुत ज़्यादा मुश्किल है अगर आप इस चीज़ को फिलहाल सिर्फ इस खिलाड़ी के बल पर देखें तो स्लोवाकिया के लिए मुझे लगता है कि उम्मीदें, अगर वो 3 मैचेस से ज़्यादा खेलते हैं इस यूरो में, तो वो बहुत ज़्यादा दिलचस्प होगा देखना। और इन सारी चीज़ों को लेकर खामखा की आप कहते हैं ना कि भाई ज़्यादा ही अति आशावादी होना भी गलत होगा, लेकिन मुझे बहुत मुश्किल लग रहा है कि ये टीम जो है वो 3 मैचेस से ज़्यादा खेल पाएगी यूरो क्वालिफायर्स में। अगर ऐसा होता यूरो में अगर ऐसा होता है तो निश्चित तौर पर मेरे लिए तो सरप्राइज होगा ही। आपके लिए होगा या नहीं हमें ज़रूर बताइएगा। फिलहाल जैसा मैं लगातार आपको कहता रहता हूँ कि आज हमने एक और ग्रुप की बात की, और जब हम इस ग्रुप की बात कर रहे थे तो हमने लगातार कोशिश की कि आपको जो एक एक्स फैक्टर प्लेयर है उसके बारे में बात करेंगे आप लोगों के साथ, और इसके साथ हम बात करेंगे कि भाई क्वालिफायर्स के जो मैचेस थे उस वक्त पे किस तरह से रही हैं चीज़ें। अगर हम पहली तस्वीर पर आ जाएं तो इसके साथ साथ जैसा मैं आपको कह ही रहा था कि ग्रुप ई, आप जैसा हमने ग्रुप एफ के बारे में चर्चा की थी, इसे ग्रुप ऑफ डेथ तो नहीं कहा जा सकता, क्योंकि एक जो हम कहते हैं कि भाई 2 से 3 बड़ी टीमें होनी चाहिए, यहाँ पर आप देख रहे हैं सिर्फ एक स्पेन में भी वो उतना दम नहीं है इस बार। तो लेट्स सी, देखते हैं कि किस तरह से चीज़ें आगे बढ़ती हैं। फिलहाल इस वीडियो को देखने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया, और आगे इसी तरह से लगातार चीज़ें आपके लिए लेकर आते रहेंगे।